दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। देश में जो न्यायपालिका का शिखर गुंबद है, वह भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अगर कोई बड़ी बात हुई है, बड़ी घटना हुई है, बड़ा फैसला हुआ है, तो देश के मीडिया में उसकी बहुत चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अपने देश का मीडिया, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा है कि कुछ चीज़ों पर तो चर्चा करता है, कुछ चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। तो इसलिए जो नज़रअंदाज की जाने वाली चीज़ें हैं, मैं आज उनको आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ा फैसला चीफ जस्टिस के स्तर पर आज किया और वो ये कि ओबीसी को, यानी पिछड़े वर्गों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो जॉब्स हैं, जो ऑफिसर्स की और स्टाफ की जो जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, उसमें आरक्षण देने का जो प्रावधान सरकारी नौकरियों में है, ठीक उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जॉब में उन्होंने इंश्योर कर दिया। और ये केवल ऐलान नहीं हुआ है, बाकायदे ये ऑर्डर हो गया है, बाकायदे ये नोटिफाई हो गया है। अब उसके अलग-अलग जो नियमावलियां हैं वो बनती रहेंगी और जो नोटिफाई हुआ है उसमें गवर्नमेंट के जो प्रावधान है उसके तहत परसेंटेज तय होगा, यानी 27% रिजर्वेशन संभावित है। एससी एसटी का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स और स्टाफ के सिलेक्शन में पहले से है। संभवतः 2007-8 के बीच में यह हुआ था, तब भी भारत के मुख्य न्यायाधीश दलित समुदाय से आने वाले चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन साहब थे। लेकिन उस समय रोस्टर जो है वो नहीं आकार लिया था, तो इस बार चीफ जस्टिस गवई ने बाकायदे रोस्टर फ्रेम किया है। रोस्टर एक तैयार करने का आदेश हुआ है और इसके बाद अब उस सिलसिले को कोई रोक नहीं पाएगा। यानी एससी एसटी की जो नियुक्तियां पहले होती थी, उसमें प्रमोशन से लेकर के और फर्दर जो वैकेंसीज जो निकाली जाती थी, उसमें सही ढंग से उनका अनुपालन नहीं हो पा रहा था। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब इस ऐलान के बाद, इस फैसले के बाद जस्टिस गवई के, एससी एसटी कम्युनिटी के जो लोग नियुक्तियां पाएंगे उनमें भी अन्यायपूर्ण ढंग से कोई काम नहीं हो पाएगा। न तो प्रमोशन के सिलसिले में उनको कोई नजरअंदाज कर पाएगा और न तो वैकेंसीज में कोई फैसला इस प्रकार का होगा कि कुछ पोस्ट निकाली जाएंगी, कुछ नहीं निकाली जाएंगी। ये सिलसिला अब बंद हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एफर्मेटिव एक्शन अपने स्तर पर कम से कम लागू करने का एक पहल की है। और इसके लिए निश्चित रूप से जस्टिस चीफ जस्टिस गवई को बधाई दी जानी चाहिए, शुभकामना भी दी जानी चाहिए और अभिनंदन भी किया जाना चाहिए कि अच्छा काम है। लेकिन अब सिलसिला यह है कि क्या भारत की उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियां भी एफर्मेटिव एक्शन के तौर पे उस प्रक्रिया के तहत हो पाएंगी? बहुत दिनों से भारत में जो सबल्टन समाज है, इस तरह की मांग करता आ रहा है। हम इन तमाम इश्यूज पर आज बात करेंगे एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से, डॉक्टर के एस चौहान से, जो इस मामले में काफी सक्रिय रहे और बरसों बरस से सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी एम्प्लॉइज के इश्यूज को, उनके प्रमोशन के इश्यूज को, उनके रिजर्वेशन के इश्यूज को टेकअप करते रहे। बार बार अलग अलग चीफ जस्टिस जो थे, चीफ जस्टिस साहब जो लोग थे, उनको ज्ञापन देकर, पत्र लिखकर वो इस बात को उठाते रहे। और जस्टिस गवई को भी अभी उन्होंने बैकवर्ड कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के बारे में 2 जुलाई को जो उन्होंने बधाई दी थी रोस्टर वाले मामले पर एससी एसटी के, उसी पत्र में उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी के रिजर्वेशन का सवाल उठाया था। और ये देखिए संजोग कि आज वो फैसला भी आ गया। तो डॉक्टर के एस चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपनी इस टिप्पणी के साथ आपको भी मैं जरूर बधाई देता हूं और आपका खैर मकदम करता हूं कि आपने इतने बड़े काम में अपने को लगाया और कामयाबी भी हासिल की है। सबकी कामयाबी है, पूरे सबाल्टर्न समूह की है और इसको न्यायपालिका ने अपने स्तर पर लिया है, तो बहुत बड़ी घटना है। कैसे आप देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, जो आप कामयाबी एक?
धन्यवाद उर्मिलेश जी, आपको भी और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी, और जो सामाजिक न्याय में इंटरेस्टेड लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन के जरिए ही हम लोग उसमें संघर्ष करते हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब का आभारी हूं कि उन्होंने ये जो नया जो रोस्टर सिस्टम लागू किया है। हालांकि उस रोस्टर सिस्टम में उस समय ओबीसी के बारे में चर्चा नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब हमने धन्यवाद किया उनको, तो उसमें हमने लिखा कि भाई जो बैकवर्ड क्लास है उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा देश जो है वो एक संविधानिक लोकतंत्र है, और हमारे संविधान में आर्टिकल 16(4) में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में और 16(4)(a) में प्रमोशन के बारे में व्यवस्था है। तो मैं ये समझता हूं कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन चीफ जस्टिस बालकृष्ण साहब ने 2007 में लागू की थी, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज्ड मुझे लगता नहीं थी, इसलिए वो बीच में शायद बंद हो गई होगी या उसमें कम नियुक्तियां हुई होंगी, इसलिए दोबारा एक रीस्टार्ट चीफ जस्टिस गवई ने किया है उसको। और ये एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए हमें उनको धन्यवाद करना चाहिए। हमारे जो बहुत सारे साथी ऐसे हैं वो समझते हैं कि भाई ये जो भी कोई एक्टिविटी होती है अपने आप होती है, अपने आप कुछ नहीं होता, क्योंकि 2023 में भी मैंने लिखा था और हमने ऐसे एग्जाम्पल दिए थे कि एक आदमी 2002 में लगने वाला जनरल कैटेगरी का आदमी जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार बन गया, उसके ऊपर रजिस्ट्रार ही होता है, रजिस्ट्रार जनरल तो नॉर्मली बाहर से आता है। तो वो 20 साल में 22 साल में वो एडिशनल रजिस्ट्रार बन गया, और हमारा आदमी ब्रांच ऑफिसर है, और हमारा आदमी क्वालिफिकेशन में उससे ज्यादा है और मेहनती भी शायद उससे ज्यादा होगा। अब ऐसा कंपैरिजन करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का सब्जेक्ट है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि जब तक प्रतिनिधित्व का सवाल डिसाइड नहीं होता है तब तक ना तो शेड्यूल कास्ट को कोई वैकेंसी मिलती है, ना शेड्यूल ट्राइब को मिलती है, ना बैकवर्ड क्लास को मिलती है। इसलिए जो रिजर्वेशन है ये एक बहुत ही अहम और एक निर्णायक चीज है। आपके सोशल जस्टिस में पार्टिसिपेशन तभी हो पाएगा जब आपका कोटा डिटरमाइन होगा। हालांकि मैं समझता हूं कि ओबीसी में जैसे क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो वो लेके आए, वो कंसेप्ट गलत है, क्योंकि जब जिस दिन वो ओबीसी की रिजर्वेशन लागू होती है वो 1950 में डिसाइड हुआ, और 1950 से 1990 में लागू हुआ, 40 साल बाद। 40 साल के बाद 2 साल केस चला, तो 92 नवंबर में फाइनली डिसाइड हुआ कि ओबीसी का रिजर्वेशन हो सकता है। अभी मैंने जो लेटर लिखा था उसमें मैंने एजुकेशन के बारे में लिखा था कि एजुकेशन में प्रोफेसर आरमती देसाई यूजीसी की चेयरपर्सन होती थी, उन्होंने एजुकेशन में एससी एसटी का रिजर्वेशन लगाया, जो 97 98 की बात है। तो तकरीबन 47-48 साल तक संविधान की जो भावना है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके बावजूद 47-48 साल तक रिजर्वेशन नहीं मिला, और रिजर्वेशन लागू भी हो गया तो एक दिन में थोड़ा भर्ती हो जाती है। तो अभी भी वो बहुत सारी पोस्टें उसमें खाली होंगी। लेकिन ये जो बराबरी का जो सिस्टम है, हमारा संविधान जो है वो इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन अगर इक्वलिटी में पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो उस इक्वलिटी का कोई मतलब नहीं है। ये जो पूरी व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था को चेंज करने के लिए, क्योंकि सामाजिक जो आदर्श समाज है उसमें सब जातियों के, सब धर्मों के, सब तरह के लोग होने चाहिए। अगर वो सब लोग नहीं है तो एक तरफा सिस्टम चलेगा। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जैसे हैं उसमें ना शेड्यूल कास्ट है, ना शेड्यूल ट्राइब है, ना बैकवर्ड क्लास है। अभी अगर बैकवर्ड क्लास का आप हिसाब लगाएं तो आज 75 साल के बाद वो लागू हुआ है, तो 75 साल तो उनके लिए संविधान ही लागू नहीं हुआ। तो ये एक विचित्र चीज है। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए हालांकि 2007 में लागू हुआ, लेकिन जैसे ऑफिसर ने मुझे बताया कि बीच में शायद उतनी भर्ती उन्होंने जो रिक्विजिट परसेंटेज होती उसकी नहीं की, तो इसलिए अभी चीफ जस्टिस गवई ने रोस्टर को नोटिफाई किया, जो एक माइलस्टोन है। और ये रोस्टर जो है इसको रिवाइज करके ओबीसी का भी मुझे लगता है उसमें इनकॉर्पोरेशन होगा, और उसके बेसिस पे बैकवर्ड क्लासेस को भी उनकी जो भी परमिसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसकी वो मिलेगी। आज की डेट में जो है बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ना शेड्यूल कास्ट का है, ना शेड्यूल ट्राइब का है, ना बैकवर्ड क्लासेस का है। ये रिप्रेजेंटेशन
तब तक आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते जब तक वो जो पोस्ट भरने वाले लोग हैं वो संविधानिक जो मूल्य हैं उनको नहीं मानेंगे। जैसे एजुकेशन में रिजर्वेशन लगाया 97 में, उसके बाद 2006 में तकरीबन बंद हो गया। उसके बाद 13 के बाद फिर वो दोबारा से जो है सिंगल स्मॉल कैडर उन्होंने जो बनाया, सिंगल कैडर पोस्ट, इस तरह का जो सिस्टम डेवलप किया टीचर्स वगैरह का। तो ये बहुत एक अजीब तरह की सिचुएशन है, और इसमें जब तक हम बहुत बड़े पैमाने पे सजग होकर काम नहीं करेंगे तब तक हमें उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ये प्रतिनिधित्व कोई भी अगर किसी भी सिस्टम में काम करता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस इंस्टीट्यूशन में आपका आदमी, जैसे हम लोग रिजर्वेशन से रिलेटेड ज्यादा केस करते हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट में अगर केस डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी डालेंगे, तो ऐसा होता है कि अगर हम उसको 4 तारीख को लगवाना चाहते हैं तो 4 को लगेगा नहीं, वो 15 को लगेगा, क्योंकि वो इतना डिले रजिस्ट्री में हो जाएगा कि वो उसको नंबर नहीं करेंगे, उसमें कोई डिफेक्ट लगाएंगे, आप क्योर कर दोगे तब भी वो कहेंगे नहीं ये स्टिल डिफेक्ट में आ गया। बहुत सारी चीजें हैं जिसको इस इंटरव्यू में इतने कम समय में बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक हमारे समाज के उत्थान के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज को उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट्स है वो मिलने चाहिए। और अभी पेपर्स, न्यूज पेपर्स में बहुत बड़े पैमाने पे आया कि जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन लागू हो गया है, लेकिन अभी तक जो मैंने एनालाइज किया मेरे हिसाब से कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं है, कोई इस तरह की पोस्ट उसमें नहीं दिखाई गई है जिसमें रिजर्वेशन प्रमोशन दिखाया गया हो, क्योंकि जो ये पोस्टें दिखाई गई हैं ये सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट दिखाई गई हैं। इसलिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, कोर्ट मास्टर, वो जो प्रमोशन की पोस्ट हैं उनका रोस्टर उस तरह से नोटिफाई नहीं किया गया है, इसलिए वो भी बहुत बड़े पैमाने पे उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है। धन्यवाद जी चौहान साहब। जी, मैं अभी यही सवाल आपसे पूछने वाला था कि क्या ये प्रमोशन में भी लागू हो गया है, क्योंकि ये छपा है आज वेबसाइटों पर कि ऐसा हुआ है, लेकिन आपने नहीं, क्लेरिफाई किया, अच्छी बात है। नहीं आपने जब क्लेरिफाई वो कर दिया, अच्छी बात है। ये आपने नहीं, क्लेरिफाई कर हमने दिया, जो अच्छी बात लेटर है। लिखा उसमें भी हमने लिखा जी था कि भाई रिजर्वेशन प्रमोशन जो है लागू नहीं हुआ है, तो जी जी अगर रिजर्वेशन प्रमोशन SC ST का लागू होगा तो शायद उसका क्रेडिट चीफ जस्टिस साहब को जाएगा, क्योंकि अभी तक बालकृष्ण साहब ने वो प्रमोशन में लागू नहीं किया था। और ये रोस्टर जी भी लागू करना बड़ी चीज है, क्योंकि रोस्टर होने के बाद थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, तो अपॉइंटमेंट मुझे एग्जैक्टली। लगता है रोस्टर के हिसाब से होंगी। जी हाँ, लेकिन हम दूसरा एक सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये सवाल हमारे ही दिमाग में नहीं है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि साहब KG बालाकृष्णन साहब जब थे चीफ जस्टिस, शुरुआत तब हुई, अब चीफ जस्टिस गवई हैं, तो फिर इसको आगे बढ़ाया गया है इस सिलसिले को एफर्मेटिव एक्शन के। इस बीच में न जाने कितने चीफ जस्टिस आए और गए। जो सुप्रीम कोर्ट की टॉप लीडरशिप है उसके सामने भी तो ये सवाल रहा होगा कि इतना सारा स्टाफ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दलित समाज से, OBC कम्युनिटी से, ट्राइबल समाज से कितने लोग हैं, जो एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में वो क्यों नहीं है, भारतीय संविधान के हिसाब से क्यों होना चाहिए वैसा। तो इस पर मेरा ये आपसे समझना है अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए कि क्या क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट जो न्याय का सबसे बड़ा गुंबद है, सबसे ऊंचा, वहां भी बैठे हुए लोग जब तक स्वयं सबाल्टर्न समूह के नहीं आते तब तक एफर्मेटिव एक्शन पर कोई बड़ा निर्णायक ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया गया है आज तक। क्यों ऐसा है? हमारे यहां ऐसा क्यों है कि एक दलित या सबाल्टर्न समूह का चीफ जस्टिस आया तभी ये बात आई, और लोगों ने क्यों नहीं सोचा? नहीं, उसका तो उर्मिला जी मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने 2023 में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को लिखा था, और जस्टिस कोल 2 नंबर के जज थे तब, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस गवाई और सूर्यकांत साहब, 5 जजों को मैंने 2023 में लिखा था 12 जुलाई को, जिसमें पूरे रोस्टर और वो सारा इश्यूज मैंने डिस्कस डिबेट किया था कि भाई ये उन्होंने तब ये मूर्ति लगाई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो मूर्ति लगी, तो हम लोग मिले भी, रजिस्ट्रार जनरल ने बताया कि चीफ जस्टिस साहब जो है इस पे रुकेंगे नहीं, और जो है ये अब उसको जो हमारा जो था रिजर्वेशन प्रमोशन और रिजर्वेशन लागू करने का सब्जेक्ट उसको भी करेंगे।
लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो मूर्ति लगाने का काम नेचुरली एक बड़ा काम है, लेकिन मूर्ति से काम नहीं चलेगा। मैं ये मानता हूं कि मूर्ति का मतलब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति की बात आप कर रहे हैं? अम्बेडकर की मूर्ति जो है, ये जी। बहुत बड़े पैमाने पे ऐसा चल रहा है, क्योंकि हम कोई मूर्ति पूजा वाला सिस्टम जो है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते। हमारे जो राइट्स हैं उनको रियलाइजेशन होना चाहिए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जो 80% लोग हैं, 85% लोग हैं, उनको कुछ भी मिलने वाला था अगर वो संविधान के बनाने के प्रोसेस में उनका रोल नहीं होता। जी, आज एक बड़े पैमाने सवाल और है, एक सवाल चौहान साहब और है लोगों के दिमाग में कि जो ये अभी सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर जो इंट्रोड्यूस किया गया है रिजर्वेशन पॉलिसी, स्टाफ में, ऑफिसर्स की नियुक्ति में और प्रमोशन में भी संभवतः भविष्य में हो जाएगा, तो लोगों को अंदाज नहीं है। लोग कह रहे हैं ये तो बहुत कम एम्प्लॉय होंगे वहां, लेकिन आप तो चूंकि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, कितने नहीं स्ट्रेंथ है बहुत वहां पर? आमतौर पे एक अंदाज एक कितना है, कितना पर्टिकुलर अभी स्टाफ जो है? रोस्टर उन्होंने लागू किया है, एक पर्टिकुलर पोस्ट में 600 से ज्यादा लोग हैं। मुझे लगता है 3-4 हजार लोग तो होंगे कम से कम काम करने वाले, क्योंकि जी वो जी। कोर्ट में काम रहता है, कोर्ट में बहुत ज्यादा काम होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोर्ट में एम्प्लॉय कम होंगे, एम्प्लॉय तो बहुत होंगे। तो इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन केवल एम्प्लॉयमेंट का ही नहीं है, जो आपके राइट्स भी होंगे। तो जी जो पार्टीशन टाइप एटीट्यूड होता है, पेटिशन फाइलिंग करते हैं, आपका डिफेक्ट क्योर करते हैं, उस प्रोसेस में जो लोग लगे होते हैं, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है तो वो एक तरफा नहीं होगा। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम किसी भी चीज में होना चाहिए, केवल ये नहीं है कि कोर्ट में ही, सर्विसेज में भी इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बनाया गया, क्योंकि वहां जब आपका आदमी होगा, कोई और आदमी भी होगा, जो वहां काम कर रहा आदमी है, उसको देखेगा तो उसको लगेगा मेरी भी भागीदारी है। इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हर चीज में जरूरत है। अब आपके पत्रकारिता में उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो बिल्कुल एक तरफा वो काम करते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन होना किसी भी इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आप अपने राइट्स को रियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो वहां अगर आदमी है, आप उससे कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगर जो एम्प्लॉय वहां काम कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो हमें नहीं पता लगता कि भाई इस तरह से पार्टीशन वो है कि एक आदमी जो अनरिजर्व कैटेगरी का आदमी है उसको वो इतना ज्यादा प्रमोशन दे देते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी का आदमी है उसको फिर भी प्रमोशन जी नहीं मिलता। इसलिए जी। केवल एक शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब कोई नहीं, जस्ट एक मिनट, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब कोई नहीं। मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को या तो इंदिरा साहनी का जजमेंट रिव्यू करना चाहिए रिजर्वेशन प्रमोशन बैकवर्ड क्लासेज को देने के लिए, या पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करना चाहिए, क्योंकि बैकवर्ड क्लास को भी रिजर्वेशन प्रमोशन मिलना चाहिए, मेरा ये मत है। और ये जी कोई ऐसा मत नहीं है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में रिजर्वेशन प्रमोशन है, किसी और नाम से होगी। जितने डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें जो हमारे देश के लोग यहाँ रिजर्वेशन को अपोज कर रहे हैं, उनको सबको रिजर्वेशन वहां मिल रही है, साउथ एशियन कोटा और पता नहीं क्या क्या उसके नाम है, लेकिन उसी बेसिस पे उनको रिजर्वेशन मिल रही है, उसी बेसिस पे वो राइज कर रहे हैं उसके सिस्टम में। इसलिए यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में रिजर्वेशन होने के बावजूद रिजर्वेशन प्रमोशन केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो 1995 में किया, मैं समझता हूं कि वो गलत है। और ये रिजर्वेशन प्रमोशन बैकवर्ड क्लासेस का भी होना चाहिए। जब तक बैकवर्ड क्लासेस का नहीं होगा तब तक बैलेंसिंग नहीं होगी, क्योंकि हायर पोजीशंस में वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास का आदमी तभी जा सकता है जब उसकी रिजर्वेशन होगी। अदरवाइज ऑलरेडी फिक्स होता है कि किस आदमी को प्रमोट होना है, आपकी कितनी अच्छी ग्रेडिंग है उस टाइम पे डिस्टर्ब कर देंगे, तो उसके बाद वो चाहे दोबारा ठीक भी कर देंगे, तो लेकिन आपका टर्न निकल गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक जी। बहुत बड़ी बड़ी चीज है, इसलिए मुझे लगता है कि रिजर्वेशन प्रमोशन बैकवर्ड क्लास का भी होना चाहिए। जी, एक और प्रश्न जो बार बार उठता रहा है भारत के न्यायपालिका के कॉन्टेक्स्ट में, और वो ये कि हमारे यहाँ स्टेट जो जुडिशियल सर्विसेज हैं उसमें आरक्षण लागू है ज्यादातर जगहों पर, लेकिन जो हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर कोई रिजर्वेशन लागू नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन लागू करने से जो जुडिशरी का पूरा सिस्टम है वो प्रभावित हो जाएगा, जुडिशियल सिस्टम।
क्वालिटी प्रभावित हो जाएगी जजमेंट्स की। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजों के बारे में कोई टिप्पणी किए बगैर आपसे जानना चाहते हैं कि दुनिया के और मुल्कों में, खासकर मैं अमेरिका का देख रहा था कि अमेरिका की हायर जुडिशरी में भी एफर्मेटिव एक्शन यानी एक तरह का रिजर्वेशन बाकायदे अवेलेबल है। और वो जो मैं देख रहा था कि वंचित समाजों के अलावा महिलाओं के लिए भी है, अन्य तमाम जो समुदाय हैं, एथनिक कम्युनिटीज हैं जो पिछड़ी हैं, उनको भी है। तो इंडिया में इसकी जो मांग है या इसकी जो अपेक्षा की जाती रही है, वो क्यों उस पर कोई बड़ी डिबेट नहीं होती है? चौहान साहब, आपको क्या लगता है? और क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में जुडिशरी में ये रिजर्वेशन की पॉलिसी हायर जुडिशरी में लागू हो सकेगी? नहीं, वैसे तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन को लागू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 16(4) जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न करता है। लेकिन जब संविधान लगा और उस समय जो लोग पावर में थे, वो अगर उस समय एक्सटेंड करते तो शायद आसान होता। उसके बाद वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, जो जिस तरह के लोग एंटर कर जाते हैं तो फिर वो अपनी तरह के लोग आगे भर्ती करते हैं। और किसी भी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में भी आप देखेंगे तो वहां भी एक तरह का कोटा होता है, और यहाँ पे भी वो कोटा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी है, जैसे एक सिख जज होना चाहिए, क्रिश्चियन होना चाहिए। मतलब वो केवल SC ST OBC जो सोशली बैकवर्ड जिनको हम कहेंगे, उनको रिजर्वेशन देने में, उनको रिप्रेजेंटेशन देने में ही ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहले जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती थी वो अपने दम दम पे राइज करते थे। जब वो राइज करते थे तो वो अपनी कास्ट, कम्युनिटी, सोशल बैकग्राउंड के इश्यूज उठाते थे। आज जो पॉलिटिकल लीडरशिप पूरे देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास की है, वो पिछलग्गू टाइप की है। उनको कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं लगती है और वो किसी चीज में कोई इंटरेस्ट, वो केवल खुद चुनाव जीतना। आप देखिए 75 साल बाद इम्प्लाइज की हुई है। अगर बालकृष्ण साहब का पीरियड भी देखें तो शेड्यूल कास्ट की भी 57-58 ईयर्स के बाद हुई है। 1950 से 2000, 2007-8 में वो लागू हुई है। तो आप ये देखिए, संविधान में होने के बावजूद, और अगर ये भी मान लिया जाए जज डिफरेंट है, इम्प्लाइज डिफरेंट है, तो इम्प्लाइज को मिलने में भी 75 साल लग गए हैं। इसलिए जो सामाजिक तौर पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको उसमें काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन होने से कितना चेंज आएगा, ये तो जब चेंज आएगा तभी हमें पता लगेगा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं कर सकते, हमारी नहीं कर नॉलेज में सकते। भी है। तो बहुत सारी जी, चीजें ऐसी हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम पूरा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। शेड्यूल जी, कास्ट भी उसमें होने चाहिए, शेड्यूल ट्राइब भी होने चाहिए, बैकवर्ड क्लास भी होने चाहिए। जब तक वो सभी तरह के लोग सिस्टम में नहीं होंगे, तब तक वो सामाजिक न्याय या न्याय भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो परसेप्शन के ऊपर आधारित होती हैं, जिनका कोई बेसिक आधार बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन आपकी परसेप्शन है कि आप किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं, किसी को न्यायोचित दृष्टि से देखते हैं, किसी को नहीं। बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में हमें हम उस तरह से चर्चा नहीं कर सकते। मैं ऐसा समझता हूं कि रिप्रेजेंटेशन सबका होना चाहिए, और जुडिशरी में भी जो जुडिशल विंग है, जैसे आपका जजेज की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए। और जो NJSC का जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने किया था, मुझे लगता है गवर्नमेंट को उसको परस्यू करना चाहिए था। और वो जो NJSC है वो एक अल्टरनेटिव था, उसमें जुडिशरी का भी उतना ही कंट्रोल है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का और दूसरी चीजों के लिए वो जो मैकेनिज्म उसमें होना चाहिए था वो था। मुझे लगता है कि चेंजेस उससे ज्यादा आते, लेकिन जुडिशरी ने अपनी विजडम में उसको अल्ट्रा वायरस कहा। पर आज भी मैं ऐसा समझता हूं कि वो जो जजमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि वो जजमेंट जो है संविधान की मूल भावना के साथ मेल नहीं खाता है। अब वो कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब उस पर अगर पर हम लोग उस पर हम लोग हेलो, कभी और बात करेंगे, उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो बात आपने कही है कि हायर जुडिशरी में जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जजों के स्तर पर भी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है कि एक डाइवर्सिटी को सम्मान मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन लोगों को मिलेगा और इससे क्वालिटी भी बेहतर होगी। मैं समझता हूं कि आपका ये जो कथन है, आपका ये जो विचार है,
वो महत्वपूर्ण है और दुनिया के अनेक विकसित देशों में भी एफर्मेटिव एक्शन हर स्तर पर इंट्रोड्यूस किया गया है और वो कामयाब दिखाई देता है। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के एस चौहान, आपने हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत महत्वपूर्ण विमर्श पेश किया। तो दोस्तों, आपको कैसा हमारा कार्यक्रम लगा जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को ही बताइए कि तथ्यों और ठोस सूचनाओं के साथ किस प्रकार का विश्लेषण हमारे चैनल पर किया जाता है। आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।